Good morning students. We are starting chapter 30 of civics, economic presence of the government. Okay. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि किसी भी कंट्री में इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। इंडिया में प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे और कंट्री में इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स तय किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या प्लानिंग्स की गई हैं और इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ना। इकोनॉमिक डिसीजन के रिस्पेक्ट में जो स्टेट का रोल है वो डिपेंड करता है उस कंट्री, उस स्टेट के इकोनॉमी के नेचर पर, है ना। नेचर ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि वो जो सोसाइटी है, वो जो देश है, स्टेट है, उस वहाँ पर इकोनॉमी किस टाइप की है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो कंट्री है वो केवल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है और जो सारे मेन डिसीजन होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सब बायर और सेलर के हाथ में ही होते हैं। मार्केट ऑपरेशन सारे बायर और सेलर के हाथ में ही होते हैं। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेन डिसीजन गवर्नमेंट का होता है या कंट्री का होता है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज़ किया गया है जहाँ पर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर में होता है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है पब्लिक सेक्टर में, और दूसरी तरफ बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं जो डिमांड और सप्लाई को मार्केट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो जो डिसीजन है इस सेक्टर के वो बायर्स और सेलर्स के द्वारा लिए जाते हैं और ये मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं जो डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का गोल रखा गया है जिसके लिए ज़रूरी गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू इकोनॉमी से रिलेटेड वर्किंग्स में। ये जो गाइडलाइंस हैं वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और इकोनॉमी को कंट्रोल भी करते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट की पावर है ना, उसका यूज़ जनरली लोगों के वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो जो इकोनॉमी की वर्किंग के लिए गाइडलाइंस बनाए गए हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल है ना। किसी भी कंट्री के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बिना प्रॉपर प्लानिंग के अचीव नहीं किया जा सकता है। इंडिया ने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इशू है वो रशियन गवर्नमेंट से अडॉप्ट किया है और इस मामले में ये जो पॉलिसीज़ हैं वो 5 ईयर प्लान के तहत बनाई जाती हैं। एक टाइम बाउंड रखा जाता है और इस टाइम बाउंड में सिस्टमैटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया जाता है। तो इंडिया में प्लानिंग कमीशन का सेटअप 1950 में किया गया था और इस प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं कंट्री के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग कमीशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया है। प्लानिंग कमीशन आइडेंटिफाइज एंड इम्प्लीमेंट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉलिसी। जो प्लानिंग कमीशन है वो नेशनल पॉलिसी, राष्ट्र से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, उनसे संबंधित जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको आइडेंटिफाई करती है और उनको इम्प्लीमेंट भी करती है। ये पहला सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग कमीशन का। और साथ ही ये भी चेक करती है और इंश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं और उससे मैक्सिमम बेनिफिट निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, और साथ ही सोसाइटी में, इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसको 1951 में शुरू किया गया था जो 1956 तक कंटिन्यू रहा। तो जो इम्प्लीमेंटेशन था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, उसमें इंडिया ने
10 5 ईयर प्लान्स अंडरटेक किए थे। प्रेजेंट टाइम पर 11th 5 ईयर प्लान गोइंग ऑन है। और ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो तभी सक्सेसफुल होंगे जब कंसीडरेबल डेवलपमेंट होगा सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हमारी कंट्री के। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर, बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी लार्जली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। लगभग 65 पॉपुलेशन हमारे देश की एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। और आज के समय पर इंडिया जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेन एक्सचेंज में करता है बाय एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसे हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और दूसरे भी जो कमोडिटीज़ हैं उनको भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो है डेडिकेट किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। और ये अगले 5 ईयर प्लान तक ये कंटिन्यू रहा। तो प्रियोरिटी इसमें दी गई स्किल डेवलपमेंट को, फार्मर्स के बीच में कई सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए ताकि एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो बढ़े। और उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में बताया गया है। सबसे पहले ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया था। और जो लैंड अनकल्टिवेटेड पहले रह गए थे उनको कल्टीवेशन के अंडर में लाया गया। नए साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ किया गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए। हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। नए टेक्निक्स जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन फील्ड, ये नए तरीके की इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो टेक्निक्स थी इन्होंने वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट किया और वेस्टेज को कम किया और साथ ही ओवर इरिगेशन के चांसेस को भी सॉल्व किया। ठीक है, और साथ ही मास मीडिया की हेल्प से, स्पेशली रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के हेल्प से वेदर रिपोर्ट्स जारी की गई, फोरकास्ट किया गया वेदर का। और इससे जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉपर प्लानिंग के लिए प्लानिंग कर पाते थे। और नए एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स जो हैं अडॉप्ट किए गए फार्मिंग के नए टेक्निक्स को अपना करके। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का इंट्रोडक्शन किया गया जिसमें फार्मर्स को सिक्योरिटी दी गई एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में भी। जैसे अगर क्रॉप फेल हो जाता है किसी नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण या फिर किसी दूसरे रीज़न से, तो उनको उसके लिए इंश्योरेंस दी जाती है। और भी कई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ये सब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को बूस्ट करना और इंक्रीज़ करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव प्रोग्राम था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। और उसके तहत कई सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो हैं किए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन ड्रास्टिक चेंज लेके आया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म है इसका मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल में फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को एनहेंस करना बाय द यूज़ ऑफ HYB सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड विद द हेल्प ऑफ न्यू मशीन्स। इंडिया में 1960s और मिड 1970s के बीच में ये सारी फैसिलिटीज़ के थ्रू जो एग्रीकल्चर किया गया वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। और इससे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में, जिसमें उत्तराखंड भी इंक्लूड है, इन सब जगहों पर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ और कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो था वो कई गुना एनहेंस हुआ। ठीक, फिर है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वो सारी फैसिलिटीज़ और वो सर्विसेज जो हमारे सराउंडिंग्स में क्वालिटी को ऐड करते हैं। इसमें नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ होता है, नेटवर्क ऑफ रोड,
रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज़ और भी दूसरे जो पब्लिक और सोशल वेलफेयर वर्क्स हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये सारे जो हम चीज़ें अभी हमने मेंशन की हैं वो कंट्री की ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। 2005 में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, जिसका एम था कि जो सब कमिटीज़ हैं, सब कमिटीज़ बनाई जाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एम्पावर करने के लिए जो सब कमेटी बनाई गई, इनके क्या उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों को लेकर के ये सब कमेटी POMO के थ्रू बनाई गई थी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं नीचे। फॉर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला उद्देश्य इनका था कि वर्ल्ड में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना इंडियन इकोनॉमी के लिए, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करना, और टाइम पर जो टारगेट है उसको प्रॉपर टाइम पर अचीव करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको लेकर के एक सब कमीशन सेटअप किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पर रोड्स, रेलवेज, एयर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, ये सब जो है नेटवर्क के बारे में दिया गया है, इसको डिटेल में दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। रोड्स जो है हमारे देश में वेल निट नेटवर्क है रोड्स का। आज के समय पर हाईवेज़ हैं वर्ल्ड के सबसे अच्छे और सबसे लंबे से लंबे, काफ़ी लंबे हाईवेज़ हैं हमारे देश में इस समय पर। अभी इस समय लगभग 3.34 मिलियन किलोमीटर लंबी सड़क है, और जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऐड करते हैं, जो 4 लेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये कुछ मेजर प्रोग्राम्स हैं जिनका एम है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, स्पेशली ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बूस्ट करना, है ना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिंक्स जो हैं वो 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जोड़ते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, और 5,900 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस तय करते हैं। ये कई डेवलपिंग सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और भी कुछ पार्ट्स जो हैं वो भी इसके तहत कंप्लीट होते हैं। सुपर हाईवेज जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को एक साथ कवर करते हैं, लगभग 7,300 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करते हैं एक साथ, और एक्सट्रीम नॉर्थ से साउथ और एक्सट्रीम ईस्ट से वेस्ट को ये जो है कवर करते हैं, उनको जोड़ते हैं। ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, इन्होंने लोगों के मूवमेंट को, रॉ मटेरियल के, फिनिश्ड गुड्स के मूवमेंट को इजी बनाया है, कंट्री के अंदर भी, इनर कंट्री के इंटरनल साइड में, और सोशो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को कंसीडर किया है। ठीक है, फिर है रेलवेज। रेलवे भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंडिया में बहुत ही अच्छा रेलवे का नेटवर्क है पूरे देश में, और रेलवे की हेल्प से रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, फिनिश्ड गुड्स को, हैवी मशीनरीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में बहुत दूर के प्लेसेस तक इन्हें कम समय में पहुंचाया जा सकता है। तो रेलवे जो है थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर एक समय पर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, और एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रेलवे नेटवर्क इंटरनेशनल ट्रेड के मूवमेंट के लिए और डोमेस्टिक कार्गो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई जो सिटीज़ हैं वर्ल्ड में, वहाँ पर मेट्रो रेल जो है वो भी पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, जैसे वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, और भी जो दूसरे कैटेगरी के वर्किंग पीपल हैं शहरों में, हर दिन उनको ये मेट्रो रेलवेज़ कैरी करते हैं। इंडिया में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और भी जो दूसरे कुछ शहर हैं, यहाँ पर मेट्रो रेलवेज़ की सेवा शुरू की जा चुकी है। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल शुरू किया गया, उसके बाद दिल्ली में शुरू किया गया। ये जो है मेट्रो रेल ऑफिस गोइंग पीपल के लिए जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है डेली, उसको सॉल्व करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहे हैं। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक एफिशिएंट मीन्स है आज के समय पर। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? ये फास्टेस्ट मीन होता है ट्रांसपोर्ट का। हमारे देश में एयर ट्रांसपोर्ट जो है
उसमें कई सारे चेंजेस आ चुके हैं। आज के समय पर कई सारे प्राइवेट एयरलाइन जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। सिविल एविएशन की जो मिनिस्ट्री है वो एयरपोर्ट के स्मूथ फंक्शनिंग को टेक केयर करते हैं और एयरलाइंस की स्मूथ फंक्शनिंग को देखते हैं। ठीक है, जो एटीसी है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की अपग्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इंडिया में नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को के कंस्ट्रक्शन में भी ये काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं। पोर्ट क्या होता है? एक प्लेस जहाँ पर शिप्स लोड की जाती हैं और अनलोड की जाती हैं, उसे पोर्ट कहा जाता है। पोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए किसी भी कंट्री में। कई सारे पोर्ट्स हैं जो लार्ज कोस्टल रीजन्स हैं इंडिया में। यहाँ पर लगभग 12 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे देश में और ये सारे जो 12 पोर्ट्स हैं वो मॉडर्न हैं और यहाँ पर कई सारे शिप्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती है गुड्स की और दूर दूर के प्लेसेस तक यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है और फॉरेन ट्रेड को बूस्ट करने में इनका मेजर रोल है। फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम मार्केट बन चुका है वर्ल्ड में 5th रैंक है टेलीकॉम मार्केटिंग के श्रेणी में और कई प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं पब्लिक सेक्टर के साथ ही जो यहाँ पर बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की है टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में और ये रेवोल्यूशन से कम नहीं कहा जाएगा क्योंकि अचानक ही ये बदलाव आया है। टेलीकम्युनिकेशन में जो डेवलपमेंट है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कंट्री की और साथ ही सोशल इंटीग्रेशन भी प्रमोट हुआ है। आज के समय पर ऑलमोस्ट हर व्यक्ति के पास सेलफोन है। कई लोग हैं जो कंप्यूटर इंटरनेट चलाते हैं, ईमेल सेंड करते हैं और दूसरी जो कम्युनिकेटिव सेवाएं हैं जैसे कि ऑनलाइन चैटिंग और मैसेजेस को क्विकली सेंड और रिसीव करना, ये सारी फैसिलिटीज़ को का लाभ उठा रहे हैं और ये सारी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। रोड्स, रेलवेज़, एयर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हमारी कंट्री को जो की इकोनॉमी को जो बेस देते हैं। ठीक है, अब आगे है पावर। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। पावर क्या है? मॉडर्न डेवलपमेंट का आधार है। किसी भी कंट्री में जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी का उसका बेस होता है पावर जनरेशन। आज के समय पर हम अपनी लाइफ को पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते, इसलिए पावर का जो सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और हमारे देश में या फिर हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो इनिशिएटिव स्टेप्स ले रही है पावर प्लांट्स के डेवलपमेंट में और स्किल्ड लीडरशिप है यहाँ हमारे देश में। ONG की ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है यहाँ पर, NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो पावर जनरेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। आज प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो भी पावर प्लांट्स के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं और पावर जनरेशन के पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रही हैं। टहरी डैम प्रोजेक्ट, भाखड़ा नागल डैम प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, ये सब कुछ मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में और पावर प्रोजेक्ट्स का जो डेवलपमेंट है उसके लिए हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दूर दूर की जगहों पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, ये है पावर। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ जो है वेल बीइंग की टोटलिटी को इंक्लूड करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर हेल्दी है ना, तो हेल्दी का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी जो है और वो फिज़िकली और मेंटली और सोशली इकोनॉमिकली वो अपना 100% कर पा रहा है। अगर कोई व्यक्ति, तो वो हेल्दी माना जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक मिनिस्ट्री है जो
हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने में नेसेसरी स्टेप लेती है और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट कई सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अंडरटेक कर रही है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस डिजीज़ से। ज़्यादातर जो डिसीज़ हैं वो इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के थ्रू अब जो है ख़त्म की जा चुकी हैं। कॉमन पीपल में की लाइफ स्पैन अब बढ़ गई है विद द हेल्प ऑफ दीज हेल्थ केयर सेंटर्स। आज डेथ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो गई है डिफरेंट एज ग्रुप्स में हमारे देश में। आज कई सारे प्राइवेट क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज़ हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे देश में, और ये इक्वली वेलबींग को ऐड करते हैं थ्रू दो दे आर एक्सपेंसिव। हालांकि वो एक्सपेंसिव हैं लेकिन देश को एक स्वस्थ वातावरण देने में इनका बहुत बड़ा एक योगदान है। इंडिया को हेल्दी बनाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी को 2002 में क्रिएट किया गया था, जिसका एम था कि गुड हेल्थ के एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड को अचीव करना। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए ज़रूरी है, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 32 इयर्स हुआ करती थी 1950 से 1957 के बीच में, जो कि 2001 तक बढ़ करके 68 इयर्स हो गई है। तो बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं सोशल सेक्टर को ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाती है। ठीक है, हेल्थ के बाद है एजुकेशन। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इतना पार्ट आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए, और फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वीडियो का उसको भी बहुत ध्यान से सुनिए। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।